जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं वर्क एनर्जी एंड पावर जो क्लास 11th का बड़ा ही मजेदार सा चैप्टर है वर्क एनर्जी एंड पावर, मैं इस चैप्टर को एक्सप्लेन करने वाला हूं और बड़ा ही अच्छे तरीके से, बड़ा ही शानदार तरीके से हम लोग सारे बातों को सीखेंगे, सारे बातों को जानेंगे। वर्क एनर्जी एंड पावर ये आप चैप्टर आपने क्लास 9th में भी ऑलरेडी पढ़ा होगा, लेकिन क्लास 11th में हम लोग इसको और बढ़िया से जानेंगे कि एक्चुअली में वर्क क्या है, एनर्जी क्या है, पावर क्या है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा और वो है कि वर्क क्या है। इस वीडियो में बता दूं मैं आपको वर्क, एनर्जी, एनर्जी में भी काइनेटिक एनर्जी और पावर, ये तीन टॉपिक को अच्छे से डील करने वाला हूं और सारे बातों को आपको अच्छे से समझाने वाला हूं। इसमें कुछ एक दो क्वेश्चन भी कराऊंगा, 2-3 न्यूमेरिकल भी कराऊंगा, जो आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले वर्क है क्या, आपको बता दीजिए कि मान लो कि पूछे वर्क क्या है, काम क्या है। तो अगर आपको हम इस रूम में, इस कमरे में बंद कर दें और 1 घंटे 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद वापस आए और पूछे कि क्या आपने वर्क किया, क्या आपने काम किया, तो आप बताएंगे कि यस सर मैंने वर्क किया है, मैंने काम किया है। पूछेंगे आपने क्या काम किया, आप बताएंगे सर मैं पिछले 2 घंटे से ये आपके पीछे जो दीवार दिख रहा है, मैं दीवार को धक्का दे रहा था। वो दीवार को धक्का दे रहे थे, क्या वो वर्क कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? सोच के बताओ। सर दीवार को धक्का देना वर्क कहां से कहलाएगा? हम तो फोर्स लगाए थे लेकिन दीवार अपने स्थान से खिसक भी नहीं किया, दीवार घसक भी नहीं किया, तो वर्क कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? वर्क नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि आपने फोर्स लगाया, लेकिन फोर्स लगाने के बाद डिस्प्लेसमेंट अगर आपका 0 है, यानी आपके द्वारा किया गया वर्क भी कितना है? 0 है। बात क्लियर हो गया? यानी कि पता चला क्या वर्क के बारे में कि इफ वी अप्लाई फोर्स, यानी हम फोर्स लगाएं और बॉडी में डिस्प्लेसमेंट हो जाए, इफ वी अप्लाई फोर्स, इफ वी अप्लाई फोर्स and displacement takes place, and displacement takes place, then work is said to be done। तब क्या कहते हैं कि said to be done, ठीक है। तब क्या कहते हैं कि वर्क हुआ है। यानी बॉडी पे फोर्स लगाएं और बॉडी अपने स्थान से खिसक जाए, मतलब अगर वो वही फोर्स लगाता और दीवार अगर यहां से खिसक जाता, दीवार गिर जाता, तो कह सकते थे कि उसने जो किया है वो वर्क है। ठीक है, मेरे बैकग्राउंड में आपको आवाज सुनाई दे रहा होगा। एक्चुअली अभी दशहरा का समय चल रहा है और पूजा पाठ हो रहा है अगल बगल में, तो आवाज थोड़ा बहुत आएगा। देख सकते हैं आज दशहरा का समय है और हम लोग अभी पढ़ भी रहे हैं। तो वर्क के बारे में कुछ और बात क्या जानना है, इस बात को अच्छे से समझेंगे आप कि वर्क जो है हमारा वो डिनोट क्या से होता था। वर्क को डिनोट करते हैं हम लोग W से। वर्क इज डिनोटेड बाय W। वर्क जो है हमारा वो प्रोडक्ट होता है। इसको एक और फॉर्म में आप डिफाइन कर सकते हैं, इट इज आल्सो डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ, ये प्रोडक्ट है, मल्टीपल्स है। प्रोडक्ट ऑफ किसका किसका बताएंगे सर? तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का। किसका किसका है सर? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का। ये प्रोडक्ट है सर, ये मल्टीप्लाई है किसका किसका? फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का, ये प्रोडक्ट है हमारा। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि W इक्वल टू सीधा सीधा कितना है सर? Fs। F से फोर्स हो गया और S से क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट। W इक्वल टू कितना मिला हम लोग को? Fs। वर्क के बारे में ना बहुत सारा बात आपको बताने वाले, बढ़िया समझिएगा, बहुत सारा बात मिलेगा आगे की। वर्क हमारा स्केलर क्वांटिटी है। कैसा क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी। सर विवाद तो यहीं शुरू हो गया। ठीक है, क्या विवाद है? वर्क स्केलर कैसे हो गया? एकदम में फोर्स आया है, फोर्स वो वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट आया, डिस्प्लेसमेंट वो वेक्टर है, तो ये स्केलर कैसे हो गया? तो याद रखेंगे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही वेक्टर है, लेकिन जब हम दोनों का प्रोडक्ट निकालते हैं तो स्केलर मिलता है। समझे? फिर समझो, दोनों का जो प्रोडक्ट निकालेंगे, दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमको प्रोडक्ट मिलेगा उसका जो गुना मिलता है, जो गुणज मिलता है, वो स्केलर मिलता है, वो अदिश मिलता है। इसलिए कार्य आपका अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे इसके बारे में। इट्स एसआई यूनिट इज, इट्स एसआई यूनिट। इसका एसआई यूनिट क्या होता है? याद रखेंगे, इसका एसआई यूनिट क्या? फोर्स का होता है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का होता है मीटर, यानी न्यूटन मीटर, और इसी को हम लोग बोलते हैं जूल। न्यूटन मीटर को क्या बोलते हैं हम लोग? जूल बोलते हैं। ठीक है, याद रखेंगे इस बात को। इट्स सीजीएस यूनिट इज, इसका सीजीएस यूनिट क्या है? इट्स सीजीएस यूनिट इज अर्ग। इसका ना सीजीएस यूनिट अर्ग होता है और 1 जूल में जो है 10 टू द पावर कितना अर्ग होता है? 7 अर्ग होता है। 1 जूल किसके बराबर है? 10 टू द पावर 7 अर्ग के बराबर है। इस बात को याद रखेंगे। 1 जूल इक्वल टू कितना? 10 टू द पावर 7 अर्ग। तो वर्क के बारे में क्या पता चला? अगर किसी बॉडी में फोर्स लगाएं और फोर्स के बाद डिस्प्लेसमेंट हो जाए, बॉडी विस्थापित हो जाए अपने स्थान से, इसका मतलब कार्य हुआ है 1 जूल इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऐसे कुछ और बात भी है इसके वर्क के बारे में सर, जैसे कि
इसका आंसर डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? आप तो यूनिट बता दिया सर, डायमेंशनल फॉर्मूला बता ही भी नहीं किया हम लोगों को, अब बता देते हैं, देख लो। इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है, इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला इज, इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है ध्यान समझेंगे, फोर्स का होता है सर ml का पावर -2, ठीक है, फोर्स का होता है ml का पावर -2 और इनटू डिस्प्लेसमेंट का L होता है, तो मिला कितना ml² का पावर -2। ये है हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला किसका? वर्क का, ठीक है। अब ना डायमेंशनल फॉर्मूला जानने के बाद हम आपको वर्क के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट 4 पॉइंट बताने वाले हैं आपको, एकदम धासु 4-5 पॉइंट है, सारे 4-5 पॉइंट को बढ़िया समझने वाले हैं और देखने वाले हैं कि ये 4-5 पॉइंट क्या है। शुरू करते पहले पॉइंट से। इस तरह अभी तो जो समझाया आपको ना, जो बताया वर्क के बारे में, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वर्क के बारे में इंपॉर्टेंट ज्यादा आपका है ये 4-5 पॉइंट, इसी से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। पहला कह रहा है कि अगर आप बॉडी पे फोर्स लगाए और डिस्प्लेसमेंट भी हुआ, तो एक बात तो क्लियर है कि फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट हुआ, मतलब वर्क हो गया सर। अब जब वर्क हो गया, लेकिन अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में अगर एंगल बन गया हो, ठीक है, अगर एंगल बन गया हो इस तरह से थीटा, उस केस में वर्क निकालने का फॉर्मूला होता है F.S, ठीक है, याद रखेंगे इस बात को। और जब डॉट हटेगा तो यूज करते हैं कौन सा थीटा? कॉस थीटा। W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, W इक्वल टू कितना? FS कॉस थीटा, याद रखेंगे इस बात, FS कॉस थीटा, ठीक है। इसी का हम लोग यूज करते हैं वर्क निकालने के लिए, FS कॉस थीटा का यूज करते हैं। आगे बताएगा दूसरा पॉइंट, इसका दूसरा केस कह रहा इफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, इफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में, मतलब जिधर हम फोर्स लगाएं, इधर फोर्स लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, जिधर फोर्स लगा डिस्प्लेसमेंट उधर हो रहा है, उसी डायरेक्शन में हो रहा है। तो जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होता है सर, तो थीटा बनता कितना डिग्री? 0 डिग्री, याद रखेंगे इस बात को। थीटा कितना बनेगा? 0 डिग्री। और जब थीटा बनेगा 0 डिग्री तो उस केस में आइए W इक्वल टू FS cos थीटा। अब ये तो पढ़ा है सर, एकदम में आसान फॉर्मूला पढ़ा है सर, FS cos थीटा में cos 0 डिग्री बैठा दो, तो W इक्वल टू मिला कितना? FS cos 0 1 होता है, तो W बराबर, अरे मिला कितना सर? W बराबर कितना मिला? FS। इस केस को कहते हैं पॉजिटिव वर्क डन केस। ये है आपका पॉजिटिव वर्क डन, ठीक है। यानी जब हम बॉडी पे फोर्स लगाएं, बल लगाने के बाद विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो, जिधर लगाए उधर हो, दोनों की तरफ जाएगा, तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव वर्क डन। याद रखिएगा, इस पे क्वेश्चन पूछता है पॉजिटिव वर्क डन कब होता है, कितना डिग्री एंगल पे, उस फोर्स और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन कैसा होता है। नेक्स्ट हमारा है पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 कह रहा है इफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो तो क्या होगा? दोनों विपरीत दिशा में हो तो क्या होगा? सर दोनों विपरीत दिशा में होगा ना, तो थीटा 180 डिग्री हो जाएगा, इसमें कौन सा बड़ा बात। जब थीटा 180 डिग्री हो जाएगा तो वर्क बराबर क्या? FS cos थीटा, अभी फॉर्मूला पढ़ाए हैं, तो FS cos थीटा के जगह पर 180 बैठाइए सर। W इक्वल टू मिला कितना? FS cos 180 कितना? -1, तो W इक्वल टू क्या मिल गया आपको? -FS। यानी कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होगा, जिधर फोर्स लगाए, जिधर बल लगाए, उसके विपरीत दिशा में विस्थापन होगा, डायरेक्शन अपोजिट हो जाए, उस केस को क्या कहते हैं? नेगेटिव वर्क डन केस। यानी इसमें आपका वर्क डन कैसा होगा? नेगेटिव वर्क डन होगा, इसमें आपका नेगेटिव वर्क डन होगा। बातों को ध्यान देंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चौथा पॉइंट कह रहा है इसका, ध्यान समझेंगे। चौथा पॉइंट क्या कह रहा है इसमें कि इफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, हम फोर्स लगाएं और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर हो, तो थीटा इक्वल टू कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जब परपेंडिकुलर होगा तो थीटा कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री होगा। उस केस में W निकालेंगे तो W इक्वल टू FS cos 90 बैठाएंगे सर, और W इक्वल टू FS cos 90 का वैल्यू 0 होता है सर,
यानी Fs इंटू 0 मिलेगा और W इक्वल टू कितना मिलेगा 0। इस केस में 0 वर्क डन कहलाता है, इस केस में आपका वर्क डन क्या कहलाएगा 0 वर्क डन कहलाएगा। कब? जब बॉडी पे फोर्स लगाए और डिस्प्लेसमेंट उसका कैसा हो सर परपेंडिकुलर हो। ठीक है, इस बात को समझेंगे आप, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। क्वेश्चन कैसे कैसे पूछता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस वर्क डन विल बी नेगेटिव, वर्क डन विल बी नेगेटिव। ऑप्शन ए, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सर अगर बोला नेगेटिव तो अपोजिट डायरेक्शन, अगर बोला 0 तो परपेंडिकुलर, अगर बोला सेम डायरेक्शन का बात हो रहा है, 0 डिग्री का बात हो रहा है तो वर्क पॉजिटिव होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, इस पे बहुत सारा क्वेश्चन घुमा घुमा कभी कभी पूछ दिया जाता है, कब 0 कब पॉजिटिव कब नेगेटिव। आखिरी केस कह रहा है आपका क्या, वर्क डन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, वर्क डन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। अगर ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस के अंडर वर्क डन करते हैं तो जो एक्सेलरेशन है वो छोटा वाला जी यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बन जाता है, और जो s है जो डिस्प्लेसमेंट है वो h यानी कि हाइट बन जाता है। s क्या बन जाता है, h यानी कि हाइट बन जाता है। उस केस में w इक्वल टू कितना मिलेगा, अगर हम fs करते हैं, f का वैल्यू ma इंटू s लिखते हैं, m तो m रहेगा लेकिन a क्या बन जाएगा, g बन जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g बन जाएगा, और s क्या बन जाएगा, h। W इक्वल टू कितना मिलेगा, mgh। ये इसका फॉर्मूला होता है। जब भी बात आ जाए ग्रेविटी के अंडर मोशन का, ग्रेविटी के अंडर वर्क डन का, तो यूज करते फॉर्मूला कौन सा, W इक्वल टू कौन सा, mgh। आगे चल के पोटेंशियल एनर्जी में भी इस फॉर्मूला का यूज करते हैं mgh का, जब हम सर्टेन हाइट पे जाके किसी बॉडी पे वर्क करते हैं। तो ठीक है, तो ये कुछ 5 केस था जिसको आपको ध्यान में रखना है। आप इसको लिखते चलिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है ना। एक बार आपको फिर से सारा केस को हम समझाने का प्रयास करते हैं, एक बार देख लीजिए। पहला कह रहा है सर कि अगर हम फोर्स लगाएं बॉडी पे और डिस्प्लेसमेंट हो लेकिन बीच में एंगल थीटा बने तो फॉर्मूला बनता है W इक्वल टू कितना, Fs cos थीटा। दूसरा कह रहा है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर सेम डायरेक्शन में होता है तो थीटा बनता है 0 डिग्री। उस केस में फॉर्मूला मिलता है W इक्वल टू कितना, Fs यानी कि किया गया कार्य धनात्मक पॉजिटिव होता है। फोर्स डिस्प्लेसमेंट अगर अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो थीटा बनेगा 1 डिग्री, और किया गया वर्क डन नेगेटिव यानी ऋणात्मक होता है, या माइनस का साइन लगा हुआ है। एक फोर्स डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर अगर होगा तो किया गया वर्क डन 0 होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 80 kg बॉक्स इज मूविंग। ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आसान सा क्वेश्चन है। 80 kg का बॉक्स है सर, इसका मास दिया हुआ सर m दिया हुआ 80 kg, ठीक है। मूव कर रहा है 20 मीटर पर सेकंड से सर, ये इसका इनिशियल वेलोसिटी प्रारंभिक वेग हो गया 20 मीटर पर सेकंड। फोर्स अप्लाइड, उस पर फोर्स लगाया गया, फोर्स कितना नहीं पता, एंड बॉक्स कम्स टू रेस्ट और रुक जाता है, मतलब फाइनल वेलोसिटी भी कितना हो गया इसका 0। कितना देर में, 6 सेकंड में। t इक्वल टू कितना हो गया 6 सेकंड, 6 सेकंड बाद रुक जाता है। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ वर्क डन, आपको ना W इक्वल टू कैलकुलेट करना है। W इक्वल टू होता है सर F इंटू S। हमारे पास ना F है ना हमारे पास S है, अगर F मिल जाए S मिल जाए दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर भी मिल जाएगा, ठीक है। आइए Fs निकालने के लिए जोड़ डालते हैं। पहले ना आप F निकालो। F निकालने का फॉर्मूला जानते हैं कितना होता है, m इंटू a होता है, ठीक है। तो F इक्वल टू m कितना दिया हुआ है हमारा 80, लेकिन a का वैल्यू जो एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम होता है, यानी v माइनस u बाई टी होता है। बैठाओ यहां से F इक्वल टू 80, v माइनस u में v कितना हमारा बाबू, v कितना सर 0, माइनस u कितना सर 20 बाई टाइम कितना दिया हुआ 6 सेकंड, तो 6 बैठा दो, मिला F इक्वल टू कितना यहां से, अच्छा देखो 80 इंटू माइनस 20 बाई कितना 6, 2 से 10 बार में, 2 से 3 बार में, तो यहां से सर मिला हम लोगों को कितना F इक्वल टू माइनस 800 बटा 3 और न्यूटन, ये F मिला, अभी S नहीं मिला। आइए पहले S निकालने का प्रयास करते हैं। सर S निकालने के लिए ना ये बताइए अपने कि बॉडी का वेलोसिटी बढ़ा है कि घटा है, तो 20 से जा रहा था रुक गया 0 हो गया यानी घटा है। रिटार्डेशन हुआ है तो हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं माइनस का, ut माइनस हाफ at स्क्वायर। S इक्वल टू ut में u कितना हमारा 20, t कितना हमारा सर 6 माइनस हाफ 80 स्क्वायर में a कितना है, देखो ब्रैकेट के अंदर ये a के जगह क्या लिखे थे, v माइनस u बाई टी लिखे था ना, v माइनस u बाई टी में v कितना था 0 माइनस u कितना था 20 यानी माइनस 20 बाई 6 कितना आया था कट के माइनस 10 बाई 3, a कितना है सर माइनस 10 बाई 3 और इंटू टी स्क्वायर, टी कितना 6 तो 6 का स्क्वायर
मिला S इक्वल टू 120 माइनस काटो 2 से कितने बार कटेगा 5 बार और कितना, ध्यान से देखो इसको, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे सॉरी माइनस बैठा ही दिया हम लोग यहाँ पे, ठीक है ना। आइए काट छाट करते हैं इसको। तो माइनस तो हम लोग यहाँ फॉर्मूला में ले ही चुके हैं और हम लोग को माइनस मिल ही गया है, कितना -10/3 -10/3 पे बैठा दिए हैं। तो अगर फॉर्मूला में अगर हम यहाँ पे प्लस लेंगे तब नहीं माइनस आएगा। सर ये बताइए प्लस का है तो माइनस लेते शुरू में, समझो बढ़िया से। हम ना यहाँ पे v - u/t में क्या देख लिया कि ऑलरेडी हमको ये -10/3 मिल रहा है एक्सेलरेशन, यानी यहीं पे ही शो कर रहा है कि रिटार्डेशन हो रहा है। यही वैल्यू जब हम यहाँ पे उठा के बैठा देंगे, क्यों, क्योंकि सर यहाँ पे -10/3 खुद शो कर रहा है। एक्सेलरेशन अगर माइनस में आ रहा है मतलब ये खुद समझ में आ रहा है कि रिटार्डेशन हो रहा है। अगर एक्सेलरेशन प्लस में आएगा तो एक्सेलरेशन है, माइनस में तो क्या है, रिटार्डेशन है। तो माइनस में था तो हम एक्चुअली में लेना माइनस से है। आगे देखो -5/3 और इंटू 6 को कितना जाएगा 36 कटेगा, 12 कटेगा। तो S इक्वल टू कितना मिला 120 और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा कितना 12 × 5 कितना 60 मिला। S इक्वल टू कितना मिला 60, S मिला 60 मीटर। ठीक है सर, माइनस क्यू प्लस क्यू समझ में आ गया आपको, क्योंकि एक्सेलरेशन का देखो वैल्यू एक्चुअली में लिए माइनस है, एक जगह पर माइनस से हुआ, ये साफ साफ शो कर रहा है माइनस रिटार्डेशन है, ठीक है ना। हमारा S मिल गया। भाई W इक्वल टू फॉर्मूला कितना होता है FS, तो F आया था कितना -800/3 और इंटू S कितना आया 60, 3 से कटे कितने बार 20 बार में। तो W इक्वल टू मिला कितना यहाँ से हम लोग को सर 8 दूनी 16 पे 1 2 और कितना 0 3 0 -16,000 जूल। तो आंसर माइनस में ही आ रहा है, क्योंकि जिधर बॉडी जा रहा है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग वर्क कर रहे हैं, ठीक है। जब अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करेंगे तो जाहिर सी बात है कि जब डायरेक्शन अपोजिट होगा तो उस केस में क्या है कि हम जो बॉडी जिधर जा रहा है उसका जस्ट उल्टा उसको रोकना चाह रहे हैं, तो हमारा आंसर किस चीज में आ रहा है, माइनस में आ रहा है। माइनस शो कर रहा है, डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है। ये था हमारा है वो क्या है द कैपेसिटी और एबिलिटी, द कैपेसिटी और एबिलिटी टू डू वर्क। देखो वर्क करने का जो कैपेसिटी है, जो एबिलिटी है, टू कैपेसिटी और एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। कार्य करने का जो क्षमता है, कार्य करने का जो कैपेसिटी है कि हम कितना काम कर सकते हैं, उसी से एनर्जी का पता चलता है। देखिए एनर्जी कुछ होता नहीं है बॉडी में, अगर आप काम करने में सक्षम है आपके पास एनर्जी है, अगर आप काम करने में सक्षम नहीं है मतलब एनर्जी आपके पास नहीं है। एनर्जी का पता चलता है सीधा सीधा आपके वर्क डन कैपेसिटी से। एनर्जी जो है हमारा वो भी स्केलर क्वांटिटी है। एनर्जी जो है वो टाइम से इंडिपेंडेंट होता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि टाइम पे डिपेंड करता है कि नहीं, यार टाइम पे डिपेंड नहीं करता एनर्जी, ठीक है। इसका एसआई यूनिट भी जूल होता है, एसआई यूनिट इसका भी जूल ही होता है। आगे हम लोग बात करें, कुछ और बात करें एनर्जी के बारे में, तो एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला भी ml²T⁻² ही होता है, जो कि वर्क का होता है। यानी एनर्जी का जो है आपका सिंपल सा कहानी है, जो कैपेसिटी एबिलिटी है कार्य करने का उसी को एनर्जी कहते हैं। एनर्जी किसी भी बॉडी का वर्क डन से ही पता चलता है, जितना वर्क डन उतना ही उसका एनर्जी होगा। एनर्जी को भी जूल में मेजर करते हैं। कुछ और फॉर्म इसका आगे बताएंगे आपको हम, जैसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होता है, कैलोरी भी होता है, किलोवाट आवर भी होता है, सारा बात आप लोग जानेंगे हम लोग आगे, ठीक है। आगे कर रहा है एनर्जी सर जो है ना हमारा बहुत अलग अलग एनर्जी का फॉर्म्स होता है, जैसे केमिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी, थर्मल एनर्जी, हीट एनर्जी, सोलर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी, बहुत तरह का एनर्जी है हमारा, ठीक है। बहुत तरह का फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है, लेकिन बेसिकली हम लोग स्टडी करेंगे मैकेनिकल एनर्जी के बारे में। हम लोग बेसिकली मैकेनिकल एनर्जी के बारे में पढ़ना है कि मैकेनिकल एनर्जी क्या है, मैकेनिकल एनर्जी कितना टाइप्स का होता है। आपको ये भी बता दें एनर्जी के बारे में एक और जरूरी बात कि एनर्जी हमेशा कंजर्व होता है। एनर्जी के पास एक नेचर होता है, एनर्जी के पास एक रूल होता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी हमेशा कंजर्व होता है, एनर्जी को ना तो हम बना सकते हैं ना ही एनर्जी को नष्ट कर सकते हैं। एनर्जी कैन ओनली बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर और वन फॉर्म टू अनदर। एनर्जी को यानी ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर करते हैं, स्थानांतरित करते हैं, या एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं। एनर्जी को हम ना तो बना सकते हैं, नहीं हम नष्ट कर सकते हैं। हम खाना खाए एनर्जी मिला, कुछ वर्क की एनर्जी ट्रांसफर कर गया, ठीक है। यानी एनर्जी हमेशा ट्रांसफरेबल होता है, एनर्जी हमेशा ट्रांसफर कर जाता है, एनर्जी का लॉस नहीं होता। इस बात को याद रखेंगे, ये आपको आगे पढ़ना भी है। अभी याद रखेंगे कि एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व, दैट मींस एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी को ना तो बना सकते हैं, ना एनर्जी को हम लोग नष्ट कर सकते हैं।
आगे मैकेनिकल एनर्जी जो है ना, ये हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, इस बात का ध्यान देंगे आपकी इसमें ना कुछ और फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है। जैसे कि अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को बदलना चाहते हैं जूल में, तो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर होगा। दूसरा अगर हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बाद होता है कैलोरी का, तो 1 कैलोरी में होता है 4.186 जूल। और अगर हम बात करें किलोवाट आवर का, तो 1 किलोवाट आवर होता है आपका 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर होता है। इस वैल्यू को याद रख लेंगे आप, कभी कभी एमसीक्यू में ये वैल्यू भी आपसे एग्जाम में पूछता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट, और वो है हमारा कि टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कौन कौन सा है। तो बता दें मैकेनिकल एनर्जी हमारा दो टाइप्स का होता है। इसमें सबसे पहला आता है काइनेटिक एनर्जी, और हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे आपको काइनेटिक एनर्जी के बारे में। तो आपको बता दें काइनेटिक एनर्जी क्या होता है सर, वैसा एनर्जी जिसमें हम बॉडी पे फोर्स लगाएं और एनर्जी जो है ड्यू टू मोशन, एनर्जी ड्यू टू मोशन, एनर्जी जो मोशन के चलते आता है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, एनर्जी ड्यू टू मोशन, बॉडी गति करे, बॉडी मोशन करे और मोशन के चलते जो एनर्जी बॉडी में आ जाए उसको बोलते हैं हम लोग कौन सा एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। याद रखेंगे काइनेटिक एनर्जी को डिनोट करते हैं के ई से, और ये प्रोडक्ट होता है हाफ इंटू मास इंटू स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। ये प्रोडक्ट होता है किसका, याद रखेंगे एक बार, हाफ इंटू मास यानी कि 1/2 इंटू mv स्क्वायर, यही हमारा होता है काइनेटिक एनर्जी। इसका एसआई यूनिट भी जूल होता है और इसको भी हम लोग जूल में ही मेजर करते हैं। ठीक है, लेकिन बात ये सर कि हाफ mv स्क्वायर को हम लोग प्रूफ कैसे करते हैं, तो आपको हमने एक बार मैकेनिक्स के मेथड से इसको प्रूफ करके दिखा देते हैं कि k इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर होता कैसे है। ठीक है, आइए देखते हैं इसको, हम लोग प्रूफ करते हैं इसको। कह रहा है मान लेते हैं ना एक बॉडी है जिसका मास कितना है, m है, एक बॉडी का मास कितना है, m है, उस पे ना फोर्स लगाया गया, कितना F लगाया गया, और F फोर्स लगाने के बाद उस बॉडी का U जो था सर ना वो इनिशियल वेलोसिटी है, U है इनिशियल वेलोसिटी, जो बॉडी रुका हुआ है यानी रेस्ट में है, बॉडी रेस्ट में यानी U 0 है। ठीक है, उसमें फोर्स लगाते लगाते हम उसको पहुंचा दिया V यानी कि फाइनल वेलोसिटी तक। एक बार फिर से V मतलब फाइनल वेलोसिटी। आइए A हो गया बॉडी का एक्सेलरेशन यानी कि A हो गया बॉडी का एक्सेलरेशन, और W हो गया बॉडी के द्वारा किया गया वर्क। तो सर आप ही तो पढ़ाए थे कि एनर्जी डायरेक्ट कुछ नहीं होता, एनर्जी डायरेक्ट कुछ नहीं होता है, जो वर्क करता है वही एनर्जी होता है, जो वर्क करते हैं वही एनर्जी होता है। तो यहाँ पे हम लोग वर्क करेंगे और देखेंगे वर्क एनर्जी के बराबर कैसे है। तो जब हम बॉडी पे फोर्स लगाए और बॉडी जो है डिस्प्लेस हो गया, तो हम कह सकते हैं फ्रॉम, अच्छा एक और बात याद रख लें यहाँ पे जो कि आप जानबे करते हैं, F बराबर ma होता है, याद रखिएगा F बराबर कितना, ma। यहां से आप चाहे तो F बाई m इक्वल टू a कह सकते हैं, a के जगह पर F बाई m लिख सकते हैं, जो m मल्टीप्लाई में कहां चल जाएगा, नीचे डिवाइड में। ठीक है, याद रखिएगा इसको। कह रहा है फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। सर फर्स्ट और सेकंड क्यों नहीं, तो आपको बता दें फर्स्ट और सेकंड दोनों में ही टाइम का यूज होता है, और जो हमारा एनर्जी है वो टाइम से इंडिपेंडेंट होता है, इसलिए थर्ड इक्वेशन में टाइम का यूज नहीं होता, जो कि होता है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। v स्क्वायर इक्वल टू u जब रेस्ट में था तो कितना था, 0 यानी 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a के जगह पर क्या लिख सकते हैं सर, f बाई m इंटू कितना s, तो v स्क्वायर इक्वल टू 0 का स्क्वायर 0 2f s बाई कितना बचा m, यहां भेज दो, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, mv स्क्वायर इक्वल टू कितना 2fs, अब 2 है मल्टीप्लाई में कहां डिवाइड में, तो mv स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू कितना f इंटू s, और f इंटू s जो है हमारा f इंटू s जो कितना हो जाएगा w, यानी w इक्वल टू कितना, तो इसको लिख सकते हैं कितना, हाफ mv स्क्वायर, जो कि हम लोगों को प्रूफ करके लाना था। देख सकते कितना आसान है ये, w इक्वल टू कितना हो गया, हाफ mv स्क्वायर। ये जो वर्क करेंगे हम लोग वही वर्क काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो ये था हमारा काइनेटिक एनर्जी और उसका प्रूफ। आगे बढ़ते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है सर, वर्क एनर्जी थ्योरम ये भी टॉपिक है, इसको याद रखेंगे, इस पे बहुत सारा क्वेश्चन भी पूछा जाता है। हमने इसके बाद एक क्वेश्चन सेशन लेके आएंगे आपके, तो सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बहुत सारा, एग्जाम के बेस पे क्या क्वेश्चन होगा, क्या आपके लिए एग्जाम के लिए जरूरी क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन का कलेक्शन लेके आएंगे। ठीक है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम जो वर्क डन है आपका इज इक्वल टू, वो बराबर होता है, इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है कि जो आपका वर्क डन है वो बराबर होगा किसका, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का, जिस बात को हम लोग प्रूफ करने वाले हैं।
आइए देखते हैं सेम मेथड से प्रूव करते हैं जो अभी हम वहां पे किए थे। यहाँ पे भी u मतलब होगा इनिशियल वेलोसिटी, v मतलब यहां भी होगा सर फाइनल वेलोसिटी, a मतलब होगा एक्सेलरेशन, और t मतलब है टाइम, सॉरी टाइम पे तो डिपेंड करेगा ही नहीं, टाइम से कोई मतलब है नहीं हम लोगों को। और क्या था इसमें, w इक्वल टू हो गया वर्क। इस सारे बातों को हम लोग यूज करेंगे। F इक्वल टू एम ए आप जानते ही हैं, यहां से F बाई एम इक्वल टू ए का हम यूज करते हैं डेरिवेशन में, ठीक है। तो अब आइए फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वही जिसका भी यूज किए थे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का ही जब हम यूज करेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से ही जानेंगे हम लोग, क्या जानेंगे आइए दिखाते क्या जानेंगे कि v स्क्वायर इक्वल टू है सर u स्क्वायर प्लस 2as, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 2, a के जगह पर लिख सकते हैं f बाई एम और इंटू कितना s, ठीक है, f बाई एम यहां से, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इंटू m है मल्टीप्लाई, सॉरी डिवाइड में है, कहां जाएगा मल्टीप्लाई में, इक्वल टू कितना 2 इंटू एफ एस, तो इसको 2 को नीचे ले आओ, मिलेगा v स्क्वायर इंटू u स्क्वायर, m को शुरू में लिखो या लास्ट में, बात तो बराबर है, बाई 2 इक्वल टू एफ एस मतलब कितना हो गया w। सर यहाँ पे बाई 2 कैसे आ गया, अरे मल्टीप्लाई में डिवाइड में चल गया, तो f इंटू एस w बन गया, तो w बराबर इसको लिख दो अरेंज करके 1/2 m से एक बार किसे मल्टीप्लाई करो v स्क्वायर और माइनस 1/2 और एक बार किसमें करो u स्क्वायर, यही आपका वर्क एनर्जी थ्योरम, WE थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या दिखा, वर्क डन बराबर है किसका, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का, यानी एम वी स्क्वायर माइनस एम यू स्क्वायर, वी स्क्वायर बोले तो फाइनल वेलोसिटी और यू स्क्वायर बोले तो इनिशियल वेलोसिटी, यानी ये हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम जो दिखाता है कि जो हमारा वर्क है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहां से, वीडियो को बहुत लंबा नहीं करते हैं, बातों को जल्दी खत्म करते हैं। रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में क्या रिलेशन है आपको बता दें। मोमेंटम को दिखाते हैं P से, P बराबर mv होता है, इस बात को याद रखिएगा कि P बराबर होता है सर mv, यानी कहीं पर अगर P लिखा है उसके ऊपर mv लिख सकते हैं। आगे कह रहा है क्या कि काइनेटिक एनर्जी जो है आपका 1/2 mv स्क्वायर के बराबर है। अगर हम मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई m कर दें, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई m कर दें, सवाल है क्यों करेंगे सर, इक्वेशन को बैठाने के लिए, तो m इंटू इधर मिला के ई और इधर कितना हाफ एम वी स्क्वायर इंटू m, ये मिला m इंटू के ई इक्वल टू m इंटू एम कितना हो गया m स्क्वायर वी स्क्वायर, कितना हो गया बाबू m स्क्वायर वी स्क्वायर बाई 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 2 यहां जाएगा ना, 2 यहां जाएगा तो 2 एम के ई इक्वल टू एम भी का होल स्क्वायर साथ में लिख सकते हैं सर इसको, और 2 एम के ई को 2 एम के ई बोलो तो बाबू एम भी किसका वैल्यू है p का, कितना मिला यहां से p स्क्वायर, और अगर स्क्वायर इधर आएगा तो बन जाएगा p इक्वल टू कितना अंडर रूट 2 एम के ई। यही रिलेशन होता है मोमेंटम में और किस चीज में, काइनेटिक एनर्जी में। फॉर्मूला यूज करता है 2 एम के ई, कहीं पे आपको सिर्फ 2 एम ई मिलेगा, ई मतलब एनर्जी है, हम पूरा के लिखे मतलब काइनेटिक एनर्जी है। ये रिलेशन होता है मोमेंटम में और काइनेटिक एनर्जी में, इस बात को ध्यान रखिएगा, इसको लिख लीजिए समझ लीजिए। कुछ नहीं किए, दोनों तरफ m से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है ना, बात आगे बढ़ाते गए और m भी p के फॉर्म में इसको चेंज कर दिए, ठीक है। ये मिल गया मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन। नेक्स्ट हमारा आता है एक क्वेश्चन है और बड़ा ही धांसू से क्वेश्चन है, द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज इंक्रीज बाय 10%, अगर बॉडी के मोमेंटम को 10% बढ़ा दिया जाए तो उसके काइनेटिक एनर्जी में कितना परसेंट का चेंज हो जाएगा, कितना परसेंट का चेंज हो जाएगा, इस बात को याद रखिएगा। मोमेंटम 10% बढ़ा देना है, काइनेटिक एनर्जी कितना चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है मान लेते हैं हम लोग P1 निकालते हैं, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट 2m और कितना E1, और अगर P2 लिखते हैं तो हो जाएगा अंडर रूट कितना 2m और E2। सर ये फॉर्मूला कहां से आ गया, अरे एनर्जी चेंज हुआ ना, पहले मोमेंटम था P1 तो एनर्जी कितना था E1, अब मोमेंटम हुआ P2 तो एनर्जी कितना हो गया इसका E2। तो अगर हम दोनों को P1 बाई P2 करें तो मिलेगा अंडर रूट 2m E1 बाई अंडर रूट कितना 2m E2, अंडर रूट 2m कट गया तो मिला कितना आपको P1 बाई P2 इक्वल टू P1 बाई P2 इक्वल टू अंडर रूट कितना मिला E1 बाई E2, रूट इधर आ जाएगा स्क्वायर बन जाएगा, रूट इधर का स्क्वायर बन जाएगा, यानी क्या मिला सर P1 बाई P2 का होल स्क्वायर बराबर कितना मिला सर E1 बाई E2। ध्यान समझेंगे बाबू, P1 P2 में क्या कह रहा है क्वेश्चन भाई, अब कह रहा मोमेंटम बढ़ाया गया कितना 10%, 10% का मतलब पहले मोमेंटम अगर 100 था तो बढ़ा के P2 कितना कर दिया गया 110,
क्या बात समझ में आया सर? समझिए, बढ़िया समझिए। कैसे कैसे लिख रहे हैं सर? अरे पहले 100 था, परसेंट माने क्या 100, पर 100 में बढ़ाया और 10% बढ़ा दिए उसको, तो पहले था 100 तो बाद में कितना हो गया 110 हो गया। कैसे पता? 10% बढ़ गया। और इधर कितना बचा E1 बाई E2 का E1 बाई E2 छोड़ दिए, 0 0 कैंसिल, 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, 11 का स्क्वायर कितना 121 बराबर कितना, तो E1 बाई E2 यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके और आइए देखते हैं क्या मिलता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा सर? तो मिलेगा यहाँ से 100 E2 इक्वल टू ऐसे से गुना करो 121 E1, तो सिर्फ E2 बराबर कितना मिलेगा 121 E1 और इनटू 100 है तो कहां जाएगा बाई 100। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लो E2 का वैल्यू मिल गया। सर E2 काहे निकाले? बस समझ में आ गया, देखो खत्म। कह रहा कितना परसेंट एनर्जी में चेंज होगा, किसी भी चीज में अगर चेंज निकालना है तो उसका फॉर्मूला है पहले उसका डिफरेंस बाय ओरिजिनल और इनटू 100। कितना चेंज हुआ, जैसे समझ लो, मान लो आपका ना आया था 40 रुपए में किसी ऑब्जेक्ट को आपने खरीदा और 40 रुपए खरीद के आपने उसको 60 में बेच दिया, तो कितना परसेंट का फायदा हुआ कैसे निकालोगे? तो सर 60 माइनस 40 बटा खरीदे कितना में थे तो 40 और इंटू कितना 100, इससे आपको ना इसका परसेंटेज मिल जाएगा। उसी तरह E2 माइनस E1 से डिफरेंस मिल गया बटा ओरिजिनल E1 बोले शुरू में कितना था और इंटू कितना 100, इससे आपको परसेंटेज चेंज मिल जाएगा, कितना परसेंट का चेंज हुआ। ठीक है, तो आइए इस पे सॉल्व कर देते हैं इसको। परसेंटेज E इक्वल्स टू E2 माइनस E1 करो, E2 का वैल्यू कितना देखो तो यहाँ पे 120 E1 बाई 100 माइनस कितना E1 इंटू बाई 1 बटा नीचे कितना E1 और इंटू कितना हो गया 100। देख लो कैलकुलेशन है, क्लास 8 क्लास का कैलकुलेशन है बाबू, 8 क्लास ऊपर का हाइयो नहीं है सर। घटा दे ऊपर एलसीएम लेके 100 बोल 121 माइनस 100 कितना बचेगा, सिर्फ 21 E1 बचेगा, 21 E1 और बाई ये नीचे वाला E1 यहाँ पे आ जाएगा बगल में। मैथमेटिकल कैलकुलेशन के हिसाब से कि कुछ नया काम नहीं किए, तो 100 से 100 कट गया, E1 से E1 कट गया, तो मिला कितना परसेंटेज E बराबर 21, यानी कह सकते हो E बराबर कितना 21% का चेंज होगा। जो बाद वाला एनर्जी होगा कितना हो जाएगा 21% इंक्रीज कर जाएगा, 21% बढ़ जाएगा। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन है और ये आंसर है, आप इसको देख लीजिए, समझ लीजिए। कहीं कोई डाउट होता है तो कमेंट में बताइए, प्रयास करेंगे उसको फिर से एक बार समझाने का। ठीक है, पहले मोमेंटम कुछ और था, मोमेंटम फिर बदला कितना बदला सर 10% बदला। अगर 12 बढ़ता तो 12 बढ़ाते, 112 लिखते, 15 बढ़ता तो 15 बढ़ाते। आप इसी को इसको इसी बेसिस पे इसको आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपल फॉर्मूला पे अगर हम जाएंगे तो और इजी कैलकुलेट हो सकता है, लेकिन उसमें आप बाद में भूल भी सकते हैं, लेकिन इस मेथड पे आप बाद में नहीं भूलेंगे। ठीक है, इसको देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और है, कह रहा है हाउ हाई अ बॉल इज थ्रोन विथ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड when its kinetic energy and potential energy becomes equal। तो बोला 20 मीटर पर सेकेंड से फेंकना है, कितना हाई फेंक देना है, जी का वैल्यू 9.8 या 10 लेके चलो। ठीक है, क्योंकि बात ग्रेविटी का हो रहा है कि क्या हो जाए काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बराबर हो जाए। काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या कह रहा है पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी बोले तो हाफ mv स्क्वायर और पोटेंशियल बोले तो कितना mgh, m से m तो कैंसिल हो गया, v स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू कितना g इंटू एच। आ जाओ, v का वैल्यू कितना 20, तो 20 इंटू 20 बाई 2, g है 10 और h नहीं पता, 2 से कितने बार में 10 टाइम्स में 10 से 10 यहाँ को उड़ गया, बचा कितना h इक्वल टू 20, यानी 20 मीटर अगर हाई चला जाएगा, अगर हम 20 मीटर पर सेकंड से फेंकेंगे तो उस केस में दोनों काइनेटिक एनर्जी और उसका पोटेंशियल एनर्जी दोनों ही क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब वो देखिए चैप्टर इतना स्पीड में पढ़ाई नहीं होता है, जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं इसको 1 घंटे में 45 मिनट 50 मिनट हम लोग चैप्टर को खत्म कर रहे हैं, टॉपिक को डील कर रहे हैं। यही चैप्टर क्लासरूम में बहुत लंबे समय तक चलता है। तो है क्या ना कि हम लोग को बस मेन बातों को फोकस करना है, जो मेन पॉइंट है उसका उस पर ध्यान देना है कि वर्क क्या है, एनर्जी क्या है, इस पे छोटा छोटा क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, छोटा क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। लेकिन अगर बात आ जाए लंबे क्वेश्चन का, बात आ जाए कंसेप्चुअल क्वेश्चन का, बात आ जाए इसमें और डीप जाके पढ़ने का, तो बहुत सारा बात इसके अंदर होता है, बहुत सारा ऐसा टर्म इसके अंदर है। अभी हम प्रयास करेंगे ना बहुत ज्यादा लाइव क्लास स्टार्ट करने का। लाइव क्लास में बातों को बहुत धीरे धीरे पढ़ाएंगे, मतलब जैसे नॉर्मल क्लास में पढ़ते हैं वैसे लंबा समय लेके थोड़ा बातों को पढ़ेंगे, ताकि बात हम लोग अच्छे से क्लियर हो जाए। ये नहीं सर क्या बहुत स्पीड बता दिया आप, देखो स्पीड थोड़ा सा बताना पड़ेगा बाबू, क्योंकि बहुत कम समय में बहुत सारा बात बताना होता है हम लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का पावर क्या है। देखिए बीच में एक टर्म है काइनेटिक एनर्जी के बाद पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है आपका बेसिकली बाबू वो बॉडी के शेप, साइज, स्ट्रक्चर और कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है। और पोटेंशियल एनर्जी में भी हम लोग बेसिकली 2 पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं हम लोग अपना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, दूसरा पढ़ते हैं स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है। तो ग्रेविटेशनल के लिए हम यूज करते हैं mgh वाले फॉर्मूला का, mgh वाले फॉर्मूला का, और स्प्रिंग के यूज करते हैं हाफ kx स्क्वायर वाले फॉर्मूला का। कितना? हाफ kx स्क्वायर वाले फॉर्मूला का, जिसमें k हमारा जो है
वो स्प्रिंग कांस्टेंट को बताता है, और x जो है वहां पे वो डिस्प्लेसमेंट को बताता है। वो टॉपिक एक अलग टॉपिक है, मैं प्रयास करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो लाने का जिसमें कोलिजन, अभी मैंने इस वीडियो में कोलिजन एक्सप्लेन नहीं करा है क्योंकि कोलिजन बहुत लंबा टॉपिक है, तो उसमें वो आपका स्प्रिंग कांस्टेंट और कोलिजन टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे पूरा बढ़िया से, वो अलग टॉपिक ही आएगा, अलग वीडियो आएगा, इसमें सिर्फ कोलिजन के बारे में पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। इसमें हम सिर्फ डील किए वर्क, एनर्जी और पावर, ठीक है। पावर क्या होता है, तो रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, रेट ऑफ डूइंग वर्क, वही डेफिनेशन, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। कार्य करने का जो दर है, जो रेट है, उसी को हम लोग पावर कहते हैं, शक्ति कहते हैं। और पावर जो है वो टाइम पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। इसको डिनोट करते हैं पी से, और पी इक्वल टू होता है हम लोग का W बाई टी, यानी वर्क बाई टाइम, कितने देर में आपने कितना काम करा है, कितने देर में कितना काम करा, उससे पावर का पता चलता है। ये भी हमारा स्केलर क्वांटिटी है। और बात करें इसके यूनिट का, देख लो वर्क का हो गया जूल, टाइम का हो गया सेकंड, जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड को हम लोग क्या कहते हैं, वाट कहते हैं, ठीक है, वाट कहते हैं। और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला कितना हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा, देखो वर्क का हो गया ml स्क्वायर टी का पावर -2, और बाई सेकंड का क्या हो गया, टाइम का हो गया t, तो मिला कितना ml स्क्वायर और t का पावर कितना -3, ये हो जाएगा इसका पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला, ml स्क्वायर टी का पावर कितना -3, ठीक है। आगे कुछ और बताया इसके बारे में सर, इसका किलोवाट जो होता है सर सबसे बड़ा यूनिट होता है, किलोवाट, यानी 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे आप। कुछ इसका अदर फॉर्म ऑफ यूनिट भी होता है पावर, जैसे आपका होता है हॉर्स पावर, यानी HP, हॉर्स पावर, तो 1 हॉर्स पावर में 746 वाट होता है, इस बात को भी हम याद रखेंगे। 1 HP इक्वल टू उतना होता है 746 वाट। तो पूछा हमसे सर कि वाट क्या होता है, वाट कैसे डिफाइन करेंगे, तो कह रहा है डिफिनेशन में कि अगर 1 जूल वर्क करने के लिए 1 सेकेंड का टाइम लगे तो उसका पावर 1 वाट कहलाता है। फिर से एक बार, अगर 1 जूल का वर्क करने में अगर आपको 1 सेकेंड का टाइम लगता है तो उसका पावर कहलाता है कितना, 1 वाट, इस बात को याद रखेंगे। तो ये हमारा पावर टॉपिक था जिसमें लोग जाने कि रेट ऑफ डूइंग वर्क को हम लोग पावर कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी है, यूनिट इसका वाट होता है, और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हम ml स्क्वायर टी का पावर -3। इसका सबसे बिगेस्ट यूनिट किलोवाट होता है जो हम लोग यूज करते हैं, 1 किलोवाट में 1000 वाट के बराबर होता है, और इसका एक प्रैक्टिकल यूनिट हमारा HP हॉर्स पावर भी होता है जो 746 वाट के बराबर होता है। और 1 वाट क्या है सर, तो 1 जूल का, यानी 1 जूल ऑफ वर्क करने में अगर 1 सेकेंड का टाइम हम लेते हैं तो हमारा जो पावर है 1 वाट कहलाता है। तो ये था हमारा वीडियो जिसमें मैंने वर्क, एनर्जी और पावर को एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। बहुत जल्द इसका हम एक क्वेश्चन वाला वीडियो लेकर आएंगे। उसके बाद ग्रेविटेशन चैप्टर का भी एक वीडियो आएगा जिसमें मैं इसी तरह से 40-50 मिनट में बातों को कंप्लीट करूंगा, और उम्मीद करते हैं कि आपको सारा बात समझ में आया होगा। जल्द मिलेंगे अगले और भी शानदार वीडियो के साथ। आप अगर पूरे वीडियो को देखें, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों में इसको शेयर जरूर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।